बेंगलोर। मानसी रोज की तरह ऑफिस आई और अपने केबिन में पहुंची, लेकिन आज उसके केबिन में कुछ अलग था। उसका पूरा केबिन फूलों के गुलदस्तों से भरा हुआ था। मानसी, ये सब क्या है? ये किसने किया? मानसी अपने में ही बड़बड़ाते हुए फूलों के साथ रखा हुआ एक नोट पढ़ती है। ये फूल सिर्फ तुम्हारे लिए मेरी जान, ये मेरे प्यार की गवाही देंगे। आई होप तुम मुझे माफ़ कर दोगी। नोट पढ़ते ही मानसी समझ गई कि ये सब कुछ सारांश ने किया है और वो गुस्से में लाल हो गई। मानसी, माणिक, माणिक। मानसी गुस्से से माणिक को आवाज़ लगाने लगी। मानसी की आवाज़ सुन हड़बड़ाया हुआ माणिक उसके केबिन में आया। माणिक, मिस मानसी, क्या हुआ? मानसी, ये सब क्या है? माणिक ने वहां देखा तो पूरा कमरा फूलों से भरा हुआ था। माणिक, अरे वाह, यहाँ कितने सारे फूल हैं। लगता है आपके किसी चाहने वाले ने भेजा है। क्या आज आपका जन्मदिन है? मानसी, मैं तुम्हें 10 मिनट दे रही हूँ। इतने वक्त में तुम यहाँ से ये सारा कचरा उठाओगे और बाहर फेंक कर आओगे। मुझे यहाँ एक फूल तो क्या, फूल की एक पंखुड़ी भी नहीं दिखनी चाहिए। माणिक, लेकिन ये कितने अच्छे हैं। मानसी, मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे इन्हें देख गुस्सा आ रहा है। मानसी ने उसमें से एक गुलदस्ता उठाया और बाहर आ गई। उसने देखा सारांश सामने खड़ा था। उसने उस गुलदस्ते को नीचे पटक दिया और पैरों तले रौंदा और गुस्से में वहां से चली गई। सारांश उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। वो उदास हो गया। उसे नहीं पता था कि वो मानसी को कैसे मनाए। इधर मानसी को मनाने के लिए सारांश अपनी पूरी जान लगा रहा था। उधर आरव और आरोही रागनी केस को रीओपन करवा दिया था और उसके सारे गवाहों से पूछताछ चालू थी। वक्त बहुत कम था, लेकिन बहुत सारे सबूत उन्हें मिले और वो कातिल के बहुत करीब थे। आरव, सारे सबूत गोरखनाथ के खिलाफ हैं। हमें उसे यहाँ पकड़ना चाहिए। गौतम, हमें बहुत ही अहम गवाह मिला है, वो भी चश्मदीद गवाह। हमें पता चला है कि उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। आरव, अगर उसने अपनी आंखों से देखा है तो उसने पहले कुछ क्यों नहीं कहा? गौतम, ये तो हमें उससे मिलकर ही पता चलेगा। आरव, ठीक है, वो कहाँ है? हम अभी उससे मिलने चलते हैं। गौतम, वो मंडावरी से 4 गांव दूर रहता है। हमें वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। आरव और गौतम आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहां आरोही आ जाती है। आरोही, मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगी। गौतम, तुम टेंशन मत लो, हम उसे पकड़ कर यहीं लाएंगे। आरोही, नहीं, मुझे देखना है कि एक खून होते हुए देखने के बाद भी वो इतने साल चुप क्यों था। मुझे उसे देखना है। आरव, ठीक है, चलो। आरव, आरोही और गौतम उस गवाह से मिलने निकल पड़े। तभी उनके पीछे एक परछाई दिखाई पड़ी। कोई था जो चुप कर उनकी बातें सुन रहा था। गौतम के कहने के मुताबिक उन्हें उस गवाह के गांव पहुंचने में शाम हो गई। हल्का सा अंधेरा भी हो गया था। गौतम के एक हवलदार ने वो खबर दी थी और वो उनकी वहां राह देख रहा था। गौतम, हवलदार कहाँ है? उसका घर? हवलदार, साहब जी, उसका घर यहाँ से 2 घर छोड़ कर है। चलिए, मैं लेकर चलता हूँ। सभी हवलदार के पीछे जाने लगे। वो उस घर के पास पहुंचे ही थे कि तभी उस घर से एक जोर से चीख सुनाई पड़ी। उस चीख को सुन सभी लोग उस घर की तरफ दौड़ पड़े। आरब ने सटाक से दरवाज़ा खोला तो देखा एक काले कपड़े में एक आदमी अपने हाथ में चाकू लेकर खड़ा था और उसके सामने एक आदमी घायल हालत में था। आरब उसे पकड़ने के लिए भागा, लेकिन वो नकाबपोश वहां से भाग गया। गौतम, हवलदार, जल्दी जाओ, उसका पीछा करो। आरब ने देखा घायल होने वाला इंसान एक बुजुर्ग आदमी था और उसके पेट में चाकू से वार किया गया था। आरोही तुरंत उसके पास जाकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी आखिरी उम्मीद टूट ना जाए, ये डर उसकी आंखों में नजर आ रहा था। आरोही, आरब, जल्दी करो, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। बूढ़ा आदमी, रुको बेटा, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं कभी भी मर सकता हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैंने देखा था उस जंगल में एक आदमी एक औरत को चाकू से मार रहा था। मैं उस आदमी को भी जानता हूँ। उसका नाम गोरखनाथ है। मैं उस वक्त डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया, इसलिए उसकी सज़ा मुझे आज मिल रही है। लेकिन मैं अपनी गलती सुधारूंगा। उस गोरखनाथ के साथ एक और उस बूढ़े आदमी ने आरब की बाहों में दम तोड़ दिया। इधर हवलदार के हाथ भी कुछ नहीं लगा। चाकू से वार करने वाला इंसान अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से गायब हो गया। आरोही, उस आदमी को मैं छोड़ूंगी नहीं। उसकी वजह से मैंने अपनी माँ को खोया, अपने परिवार को खोया। उसे मैं मार दूंगी। आरब, शांत हो जाओ। गौतम,
तुम चिंता मत करो, इस बार वो हमारे शिकंजे से निकल नहीं पाएगा। अगले दिन सुबह के 11 बज रहे थे, तभी एसीपी गौतम एक सब इंस्पेक्टर और 2 हवलदार के साथ हवेली पहुंचा। उसके साथ आरव और आरोही भी थे। मनोज, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? गौतम, 10 साल पहले जो आपकी बहू रागनी की हत्या हुई थी, उसका केस रीओपन हुआ है और ये तो आप सबको पता ही है। आज उसका मुजरिम भी मिल चुका है और वो इसी हवेली में है। राघवेंद्र, ये नहीं हो सकता। गौतम, माफ़ करिए ठाकुर साहब, लेकिन यही सच है और हमें आपकी हवेली की तलाशी लेनी होगी। यह रहा उस इंसान का अरेस्ट वारंट और यह है हवेली की तलाशी के लिए परमिशन। आपसे गुजारिश है कि आप कोऑपरेट करें। मनोज ने गौतम के हाथ से वो पेपर्स खींच लिए। मनोज, ये क्या? ये तो गौतम, आपका साला गोरखनाथ है। गोरखनाथ का नाम सुनते ही पूजा ने मनोज के हाथ से वो पेपर छीन लिया। पूजा, ये नहीं हो सकता। मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। उसे चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके पास बहुत पैसे हैं। गौतम, वो पैसे उसने उसी गहनों को चोरी करके बनाए हैं। हमें पक्के सबूत और गवाह मिले हैं, जिससे साबित होता है कि उसी ने चोरी और खून किया था। पुलिस ने पूरी हवेली छान मारी, लेकिन वो वहाँ नहीं मिला। हवलदार साहब जी, वो यहाँ नहीं है। गौतम, आप सब लोग किसको भी पता है कि वो कहाँ है? अभी बता दीजिए, वरना आप लोगों को भी उनके साथ गुनहगार माना जाएगा। राघवेंद्र, हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। अगर वो दोषी है तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। आप जो चाहें कर सकते हैं। पूजा, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। मुझे यकीन है वो भाग नहीं सकता। वो तो बस हमारे जयपुर वाले फार्म हाउस गया है। आज शाम तक आ जाएगा। गौतम, हमें वहाँ का एड्रेस दीजिए, हम खुद ही उससे मिलकर जान लेंगे कि सच क्या है। पूजा, हाँ, मैं एड्रेस ज़रूर दूंगी, क्योंकि मुझे यकीन है मेरे भाई पर। पूजा ने गोरखनाथ का एड्रेस दिया। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए निकल पड़ी। राघवेंद्र, तुमने जो कहा था वो तुमने करके दिखा दिया। अब तो तुम खुश हो ना? रघुवेंद्र की बातों से साफ नजर आ रहा था कि वो बहुत नाराज था और वो आरोही को ताना दे रहा था। आरोही, आपने कहा था कि आप मुझे इंसाफ दिलाने में मदद करेंगे। मेरी आपसे इतनी ही विनती है कि अब आप बीच में ना आए, यही मेरे लिए मदद होगी। आरोही आरव और गौतम के साथ जयपुर रवाना हो गई। आरव और आरोही गौतम के साथ जयपुर पहुंच चुके थे। गौतम ने जयपुर पुलिस से सहायता लेकर गोरखनाथ के फार्म हाउस पर धावा बोल दिया। आरोही और आरव फार्म हाउस पहुंच तो गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वहां गोरखनाथ नहीं, बल्कि गोरखनाथ की लाश मिली। गोरखनाथ ने खुद को फांसी लगा ली थी। गौतम ने तुरंत फॉरेंसिक जांच पड़ताल शुरू कर दी। गौतम को वहां गोरखनाथ का लिखा लेटर मिला। ये खत मेरा आखिरी पैगाम है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे गुनाह किए, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। लेकिन अब मेरा गुनाह सबके सामने आ गया है और मैं जेल जाने से अच्छा मरना पसंद करूंगा। लेकिन मरने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने ही रागनी को मारा था। उस वक्त मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने अपनी ही बहन के ससुराल में चोरी की। लेकिन रागनी ने मुझे देख लिया और मुझे रोकने की कोशिश करने लगी। मजबूरन मुझे उसे मारना पड़ा। मैंने अपने दोनों साथियों को भी मार दिया, क्योंकि वो मुझसे पैसों की मांग कर रहे थे। मैंने बहुत सारे गुनाह किए हैं। मैं इस अपराध बोध के साथ बहुत साल तक जिया, लेकिन अब और नहीं। मैं अपनी जान लेकर अपने गुनाहों का प्रायश्चित करूंगा। गोरखनाथ। गोरखनाथ का सुसाइड नोट में उसने अपने गुनाह को कबूल किया था। आरोही उसे देख रो रही थी। आरोही गोरखनाथ की लाश देखकर और ज्यादा गुस्से में आ गई। यह इंसान इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? इसने मेरी लाइफ पूरी तरह से खराब कर दी। इसे मैं सजा देना चाहती थी। तुम ऐसे नहीं मर सकते। उठो शैतान कहीं के, उठो। आरव आरोही को खींचता है और अपनी बाहों में उसे पकड़ लेता है। शांत हो जाओ आरोही, शांत हो जाओ। उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। आरोही खुद को संभाल नहीं पाई और उसकी तबीयत खराब हो गई। आरव आरोही को वापस हवेली ले आया। आरोही ने हवेली से जाने का फैसला किया और सबसे मिलने गई। आरोही, दादाजी, आपने मुझे जो वक्त दिया था उसमें मैंने उस इंसान को ढूंढ निकाला। आपको अब शायद यकीन हो गया होगा कि मेरी माँ ने कुछ नहीं किया था।
बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपके लिए मैं एक अनजान हूँ। आपने मुझे और मेरी माँ को कभी पसंद नहीं किया। आपके अपने कारण होंगे, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, हमेशा के लिए। अब मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगी। आरोही वहाँ से जाने लगी। तभी सुशीला दौड़कर जाकर आरोही को रोकती है। सुशीला, रुक जा बेटा, कहीं मत जा। तू इस घर की बेटी है, ये तेरा घर है। आप कुछ कहते क्यों नहीं? अब गुस्सा छोड़िए और अपनी पोती को रोकिए। सुशीला के बोलने के बाद भी रघुवेंद्र चुप था और मुंह फेर कर खड़ा था। आरोही, यहाँ आपने मुझे बहुत प्यार दिया है। मुझे आपकी बहुत याद आएगी। दादी, अब मैं चलती हूँ। आरोही वहाँ से जाने लगती है। वो दरवाजे तक पहुँच जाती है। वो बाहर जा पाती उससे पहले रघुवेंद्र उसे रोकता है। रघुवेंद्र, रुक जाओ आरोही, कहीं मत जाओ। रघुवेंद्र के मुंह से ऐसी बात सुनकर आरोही के कदम वहीं रुक गए और उसने मुड़कर देखा। आरोही, क्या कहा आपने? रघुवेंद्र, मैं अपनी हार मानता हूँ। मैंने अपने घमंड में आकर अपने परिवार को खो दिया। इकलौते बेटे को मैंने खो दिया। मैं तभी हार गया था जब मैंने अपने बेटे को खुद से दूर कर दिया था। लेकिन अगर तुम यहाँ से चली गई तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। अपने परिवार को छोड़कर मत जाओ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। अपने दादाजी को माफ करोगी? रघुवेंद्र पछता रहा था। उसके पश्चाताप के आंसू देख आरोही पिघल गई और उसने तुरंत जाकर रघुवेंद्र को गले लगा लिया। आरोही, मुझे भी आपके साथ रहना है। पूजा, आरोही, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। जो भी हुआ वो सब मेरे भाई ने किया। आरोही, छोटी दादी, आप माफ़ी मत मांगिए। इन सब में आपकी गलती नहीं थी। मैंने आपको कभी गलत नहीं समझा। सुशीला, सालों बाद हमारे घर में खुशियाँ आई हैं। मैं बहुत खुश हूँ। सब लोग बहुत खुश हैं। तभी पूजा का बेटा राजवीर वहाँ आ जाता है। माना कि सब लोग बहुत खुश हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मेरी शादी ही भूल जाएं। यहाँ सबसे ज़्यादा दूल्हे को अटेंशन मिलनी चाहिए। राजवीर की बात सुन सभी लोग हंसने लगे। आरोही भी बहुत खुश थी। रात के 10 बज रहे थे। आरव ने देखा आरोही अभी भी जग रही है। वो बालकनी में खड़े रहकर तारों को देख रही थी। आरव ने आरोही को पीछे से आकर जकड़ लिया। आरोही, हाँ, तुमने मुझे डरा दिया। आरव, तुम और मुझसे डरोगी? ये तो मेरा सौभाग्य होगा। आरोही, क्या बात है, आज तुम बड़े रोमांटिक मूड में हो। लगता है बेंगलोर जाने की खुशी में मूड अच्छा है। आरव, क्या करूं, तुम्हें देखते ही मैं खुद को रोक नहीं पाता और ऊपर से ये सब हो रहा था तो हमें एक साथ बात करने का वक्त भी नहीं मिला। आरोही, हाँ जानती हूँ, मैंने अपनी लाइफ की प्रॉब्लम में तुम्हें भी घसीट दिया, लेकिन तुम्हारे बिना मैं कभी भी असली कातिल तक नहीं पहुँच सकती थी। तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। थैंक यू सो मच। आरव, बस कर पगली, अब रुलाएगी क्या? मेरे लिए सिर्फ तुम मैटर करती हो और कुछ नहीं। आरोही, सब कुछ ठीक हो गया है। मैं सोच रही थी कि हम वापस बेंगलोर वापस लौट जाएं, लेकिन यहाँ शादी है। अगर मैं ऐसे में लौट गई तो उन्हें बुरा लगेगा। आरव, तुम यहाँ रुकना चाहती हो तो हम जरूर रुकेंगे। आरोही, सच में? आरव, हाँ बिल्कुल। आरोही, तुमने मेरी खुशी के लिए कितना कुछ किया है। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? आरव, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम मेरे पास हो, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। आरोही, मैं तो हूँ ही तुम्हारे पास, कुछ और मांगो। आरव, ठीक है, अगर तुम्हें कुछ देने का मन है तो तुम अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकती हो, मैं ले लूँगा। आरोही, ठीक है, तो अपनी आंखें बंद करो। आरव ने अपनी आंखें बंद कर दी। आरोही इसके बहुत करीब चली गई और उसके होंठों की तरफ बढ़ी। आरव ने अपनी आंखें बंद रखते हुए कहा, तुम जो करना चाहती हो वो सोच समझ कर करना। अगर मैं एक्साइटेड हो गया तो तुम्हें भारी पड़ सकता है। आज यहाँ कोठी में चंद्रिका मौसी भी नहीं है, तुम बच नहीं पाओगी। यह शेर तुम्हें खा जाएगा। आरोही मुस्कुराई। तुम जैसे हैंडसम शेर के लिए मैं शिकार बनने के लिए तैयार हूँ। आरोही ने आरव की गर्दन पर हाथ घुमाते हुए अपनी ओर मोड़ा और उसके होठों पर अपने होठ रख उसे चूम लिया। आरव ने भी आरोही को कस के जकड़ा हुआ था। उसने आरोही को पकड़ा और अंदर कमरे में ले जाने लगा। उसने आरोही को एक दीवार पर धकेल दिया और उसके चेहरे और गर्दन पर किस करने लगा। आरव ने आरोही के दोनों हाथों को कसकर पकड़ रखा था। आरोही को भी उससे अलग होने का कोई इरादा नहीं था। आरोही ने आरव की शर्ट के बटन खोल दिए और उसके सीने से लग गई। आरव ने आरोही को अपनी बाहों में उठाया और बेड पर लिटा दिया और उसे हर जगह चूमने लगा।
दोनों ही एक दूसरे में घुल चुके थे। दोनों ने सारी रात एक दूसरे से प्यार किया। वो सब कुछ भूल चुके थे। उन्होंने सारी हदें पार कर दी। वो दोनों एक हो चुके थे। सुबह की मीठी खुशबू के साथ आरोही की नींद खुलती है। बड़े दिनों बाद उसने चैन की नींद ली थी। उसने देखा उसकी बगल में आरब लेटा हुआ था और उन दोनों के बदन पर कपड़े के नाम पर बस एक चद्दर थी, लेकिन बिना किसी शर्म के वो वहीं लेटे हुए उसे देख रही थी। आरोही ने आरब के होठों पर हल्के से उंगली घुमाई। आरोही उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। आरोही वहां से उठकर जाने लगी, तभी किसी की मजबूत बाहों ने उसे खींचकर फिर से बिस्तर पर लिटा दिया। आरब ने आरोही को अपनी बाहों में ले लिया। कहाँ जा रही हो मेरी जान? रुक जाओ, मेरे पास रहो। रहना तो चाहती हूँ, लेकिन सुबह हो गई है। कोई भी कभी भी यहाँ आ सकता है। छोड़ो मुझे। आरोही ने खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश की। जान, अब जिद मत करो, मान भी जाओ। ये जिद नहीं, प्यार है जो मुझे तुमसे दूर जाने नहीं दे रहा। मुझे तुम्हें और प्यार करना है, बस करते जाना है। यह सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। एक तरफ कहते हो मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, और दूसरी ओर मुझे अकेला छोड़ तुम बंगलौर जा रहे हो। आरोही ने अपना मुंह फेर लिया। तुम्हारे लिए कुछ भी तुम कहो तो मैं नहीं जाऊंगा। मेरा मन भी नहीं है। चलो मैं टिकट कैंसिल करवा देता हूँ। आरब ने अपना मोबाइल लिया और कॉल करने लगा। आरोही ने मोबाइल छीन लिया। ये क्या कर रहे हो? ये मीटिंग तुम्हारे लिए ज़रूरी है, वरना तुम्हें बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं तुम्हें इस बार छोड़ रही हूँ, लेकिन वादा करना होगा कि तुम मुझे लेने जल्दी आओगे। हाँ, मैं वादा करता हूँ। आरब ने आरोही को चूम लिया। अभी मुझे जाने में थोड़ा वक्त है, तो हम अभी साथ में बहुत सारा प्यार कर सकते हैं। आरब ने आरोही को कस के अपनी बाहों में भर रखा था और उसे किस करने लगा। 1 घंटे बाद, कुछ वक्त बाद, आरब बंगलौर जाने के लिए निकल गया। आरोही उदास थी। उसे आरब की याद आ रही थी, लेकिन हवेली में राजवीर की शादी की तैयारियों में उसने खुद को बिजी कर दिया। हवेली में राजवीर और सनाया का संगीत था। बहुत सारे मेहमानों से हवेली खचाखच भरी हुई थी। सुशीला और रघुवेंद्र सबका वेलकम कर रहे थे। सारी रात सभी लोगों ने बहुत एंजॉय किया। आरोही ने वहाँ की बहुत सारी फ़ोटो और सेल्फी ली थी, जो उसने अरब को शेयर की थी। इधर अरब बेंगलोर पहुँच चुका था। वो कोशिश कर रहा था कि जल्द से जल्द अपना काम ख़त्म करे और वापस आरोही के पास जा सके। अगले दिन सुबह सब लोग थके हुए थे, लेकिन सब लोग साथ बैठकर चाय और नाश्ता कर रहे थे। तभी पूजा की बेटी आहाना आरोही के पास आती है। आहाना, आरोही मेरे साथ चलो, मुझे कुछ काम है तुमसे। आरोही, हाँ कहो ना, क्या काम है तुम्हें? आहाना आरोही को अपने कमरे में ले गई। आरोही ने देखा वहाँ बहुत सारे एल्बम रखे हुए थे और बहुत सारी फोटोज उसके बिस्तर पर बिखरी हुई थी। आरोही, ये सब क्या है? आहाना, वो क्या है ना, मैं भाई के लिए कुछ सरप्राइज देना चाहती हूँ, तो सोचा उनके कुछ बचपन के और पुराने कॉलेज के साथ दोस्तों के फोटो को मिलाकर कुछ अच्छा सा तैयार करूँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मेरी मदद करो ना। आरोही, आइडिया अच्छा है, ठीक है मैं मदद करती हूँ। शुरुआत करते हैं पुरानी फोटोज से। आरोही और आहना फोटोज देखने लगे। आहना, ये देखो, ये भाई की बचपन की फोटो है। आरोही, इस फोटो में कौन है? आहना, मुझे भी नहीं पता। आहना और आरोही फोटोज देख रहे थे, तभी वहाँ सुशीला आ जाती हैं। सुशीला, यहाँ क्या कर रही हो? आहना, अरे बड़ी माँ, अच्छा हुआ आप आ गई। हम यहाँ भाई की पुरानी फोटोज देख रहे थे, आप भी आइए ना। सुशीला, सिर्फ देख रहे हो या फिर पहचान भी रहे हो? आरोही, दादी, मैं तो सच में पहचान नहीं पा रही हूँ। आप बताइए ना, इस फोटो में कौन है? सुशीला, ठीक है बताती हूँ। ये देखो, ये तुम्हारे पापा हैं और ये आना तुम्हारे पापा हैं। उस वक्त मैं और मेरी सास एक साथ प्रेग्नेंट थे। मनोज सागर से कुछ ही महीने बड़ा होगा, लेकिन रिश्ते में वो उसका चाचा था। लेकिन सागर उसे जब भी चाचा बुलाता, उसे बड़ा गुस्सा आता। सुशीला आरोही और आहना को पुराने किस्से सुना रही थी। बातों बातों में उन्होंने राजवीर की बहुत सारी तस्वीरें जमा कर लीं। वो हंसी मजाक कर रही थी। तभी आरोही के हाथ एक एल्बम लगा। आरोही बड़े गौर से उन तस्वीरों को देख रही थी। अचानक से उसकी नज़र एक तस्वीर पर पड़ती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आरोही का बदन ठंडा पड़ चुका था और उसे घबराहट हो रही थी। ये कैसे हो सकता है? आरोही खुद में ही बुदबुदाई। सुशीला,
आरोही सुशीला की आवाज़ देते ही आरोही ने तुरंत उस एल्बम को बंद कर दिया। आरोही जी दादी। सुशीला चल तो मेरे साथ, मुझे तुझसे कुछ काम है, मेरी थोड़ी किचन में मदद कर दे। आरोही ठीक है। आरोही सुशीला के साथ जाने लगी। वो कमरे से बाहर निकली ही थी कि वो रुक गई। सुशीला क्या हुआ, रुक क्यों गई? आरोही वो मुझे कुछ काम था, मैं बस 10 मिनट में कोठी जाकर आती हूँ। वो क्या है ना, मैं अभी भी वहीं रह रही हूँ, तो मेरा सामान वहीं है, मैं 10 मिनट में आ जाऊंगी। आरोही वहां से भाग कर चली गई। सुशीला बड़े ध्यान से उसे देख रही थी। आरोही हवेली के पीछे कोठी में आ गई और अपने सामान को टटोलने लगी। उसने अपने बैग से वो लाल रंग का डायमंड निकाला और उस तस्वीर के साथ रखा जो उसने एल्बम से चुराई थी। उसे सब कुछ याद आ गया था। अब उसके सामने सब साफ था, उस तस्वीर की तरह। आरोही ओह, तो तुम हो मेरी माँ की असली कातिल। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मुझे आरब को बताना होगा। आरोही ने आरब को कॉल लगाया, लेकिन वो बंद दिखा रहा था। उसने बहुत बार ट्राई किया, लेकिन किसी का भी कॉल नहीं लग रहा था। आरोही ने उस तस्वीर की तस्वीर मोबाइल में ली और उसे आरब को सेंड किया, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो जा नहीं रही थी। आरोही कोशिश कर रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और वो डरकर मुड़ती है और उसके हाथ से मोबाइल छूटकर गिर जाता है। आरोही आप? बंगलोर। आरब और सारांश दोनों एक मीटिंग में बैठे हुए थे। साथ ही वहाँ माणिक और मानसी भी थे। 3 घंटों तक उनकी मीटिंग चलती रही। उस दौरान आरब का मोबाइल एरोप्लेन मोड पर रखा था। आरब ने अपनी मीटिंग खत्म की और सबको जाने के लिए कह दिया और उसने अपना फ़ोन चालू किया। फ़ोन चालू करते ही आरोही के मैसेज की बाढ़ आ गई। आरब हे भगवान, इतने सारे फ़ोटोज़, अब सारे देखने पड़ेंगे, वरना मैडम कम फ़ोन से फ़ोटो के बारे में पूछ लें, पता नहीं चलेगा। आरब राजवीर के संगीत की सारी फ़ोटोज़ देखने लगा। फ़ोटो देखते हुए उसने वो फ़ोटो भी देखी जिसे आरोही ने लास्ट टाइम भेजा था। अरे ये कैसी फोटो है, कितनी पुरानी फोटो लग रही है, ये क्यों भेज दी इसने? ये लड़की वीना पागल है। कौन है इसमें ये तो दादाजी और दादी और छोटे दादा दादी हैं। साथ में ये आरोही के मम्मी पापा लग रहे हैं। ये तो उनकी फैमिली फोटो है। आरब फोटो को देख हंस रहा था, तभी माणिक वहां आ जाता है। माणिक आरब सर, वो कुछ रिपोर्ट देखनी थी, एक बार चेक कर लीजिए। माणिक आरब को दूसरे कमरे में ले गया जहां वो काम की फाइल्स चेक कर रहे थे। आरब माणिक, ये सारी फाइल्स बहुत पुरानी हो गई हैं, ये कुछ काम की भी हैं या नहीं? माणिक सर, सारी फाइल्स काम की हैं। अक्सर हम नई चीज़ ढूंढते हैं, लेकिन हमेशा असलियत और सच पुरानी में ही मिलती है। माणिक की बात सुन अचानक से आरब के दिमाग में वो तस्वीर की याद आई, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। उसने अपने जेब से मोबाइल निकाला और फिर से उस तस्वीर को देखा। आरब ओ नो, ये नहीं हो सकता। माणिक क्या हुआ सर, टेंशन में क्यों लग रहे हैं? आरब आरोही को कॉल करता है, लेकिन वो स्विच ऑफ दिखा रहा था। उसने तुरंत गौतम को कॉल किया। आरब एसीपी गौतम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कातिल अभी भी खुला घूम रहा है। गौतम क्या मतलब है तुम्हारा? आरब अभी कुछ समझाने का वक्त नहीं है, बस इतना जान लो कि आरोही की जान खतरे में है, उसके पास जल्दी पहुंचो। गौतम मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं वहाँ के पुलिस के साथ बात करता हूँ, जो जाकर चेक करेंगे कि आरोही ठीक है या नहीं। और मैं भी यहाँ से अभी तुरंत मंडावरी के लिए निकल रहा हूँ। आरब ने कॉल काट दिया और माणिक की ओर मुड़ा। आरब माणिक, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले मंडावरी जाने का मेरा इंतजाम हो जाना चाहिए। आरब भागता हुआ एयरपोर्ट पहुँचा। उसे माणिक का मैसेज आया कि टिकट नहीं मिली है, लेकिन प्राइवेट जेट का इंतजाम हो गया है। आरब हो सके उतनी जल्दी मंडावरी के लिए प्लेन में बैठ गया। पूरे रास्ते उसने आरोही की चिंता हो रही थी। उसने कई बार उसे कॉल ट्राई किया, लेकिन वो बंद बता रहा था। आरब को 2 घंटे लगे प्लेन से मंडावरी पहुंचने में। एयरपोर्ट पर उसके लिए पहले से ही कार मौजूद थी। वो भागा भागा हवेली पहुंचा तो देखा वहां राजवीर की हल्दी लगाने की विधि हो रही थी। उस वक्त वहां बहुत सारे रिश्तेदार मौजूद थे। वो आरोही को ढूंढने लगा। आरोही कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। वो यहाँ वहाँ भाग रहा था, तभी उसका सामना पूजा से हो जाता है। पूजा अरे आरब बेटा, तुम कब आए? आरब जी अभी। आरोही कहाँ है? पूजा आरोही, मैंने उसे कब से नहीं देखा है।
आरब सब जगह आरोही को ढूंढने लगा। आरब, आरोही कहाँ हो तुम? आरोही, आरब आरोही को जोर जोर से आवाज लगा रहा था। रघुवेंद्र, आरब तुम कब आए और ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? आरब, वो आरोही का फोन नहीं लग रहा है और वो आरब कुछ बोल पाता उससे पहले ही आरोही वहां आ जाती है। आरोही, आरब तुम आ गए? आरब आरोही की तरफ देखता है। उसे सही सलामत देखकर उसकी जान में जान आई। वो भाग कर जाता है और आरोही को गले से लगा लेता है। अरब, आरोही तुम ठीक तो हो? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुम्हारा फोन बंद क्यों है? आरोही, वो बात यह है कि आरोही आगे कुछ बोल पाती उससे पहले रघुवेंद्र बीच में बोल पड़ता है। रघुवेंद्र, ऐसी बात क्या हो गई जो तुम्हें इतनी फिक्र हो रही थी? बोस के अपने घर में है, किसी पराये के घर में नहीं। आरब, बोस का कॉल नहीं लग रहा था और हवेली में भी कोई फोन नहीं उठा रहा था, तो मैं डर गया। आरोही, तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है, लेकिन देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुशीला, आरब हमारी बच्ची से कितना प्यार करता है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। आरब ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली। आरब को गुस्से में देख आरोही ने तुरंत उसका हाथ कसकर पकड़कर उसे रोक लिया। आरोही, आरब तुम आ गए हो तो चलो अच्छे से रेडी हो जाओ, यहाँ हल्दी चल रही है। चलो आ जाओ, तुम्हें अच्छा सा कुर्ता देती हूँ। आरोही आरब को अपने साथ हवेली के पीछे वाली कोठरी में ले गई। आरब, आरोही ये सब क्या है? तुम्हें पता भी है कि मैं कितना डर गया था? और वो तस्वीर? आरोही, तुम समझ गए कि उस तस्वीर के पीछे क्या राज है, इसलिए तुम यहाँ आ गए। मैं सब कुछ बताती हूँ। वो उस दिन कुछ ऐसा हुआ था कि जब मैं तुम्हें वो तस्वीर भेज रही थी, तभी वहाँ एक दिन पहले आरोही अपने फोन से आरब को तस्वीर भेज रही थी। उसके हाथ डर के मारे कांप रहे थे और माथे से पसीना टपक रहा था। आरोही ने तस्वीर भेजने के लिए जैसे ही सेंड बटन पर क्लिक करती है, तभी उसके पीछे से कोई आकर खड़ा होता है और वो मुड़ती है और उसका मोबाइल गिरकर टूट जाता है। आरोही, आप? आरोही के सामने उसके दादा रघुवेंद्र खड़े थे। रघुवेंद्र, अरे तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तुमने तो अपना मोबाइल भी गिरा दिया। आरोही, कोई बात नहीं, आप यहाँ कैसे? आपको कुछ चाहिए था? रघुवेंद्र, हाँ, मुझे अपनी पोती का कुछ वक्त चाहिए था। आरोही ने जल्दी से अपना पसीना पोंछा और रघुवेंद्र को बड़ी सी स्माइल दी। आरोही, कहिए ना, मेरे पास वक्त ही वक्त है। रघुवेंद्र, आरोही यहाँ बैठो। सुनो, रघुवेंद्र नौकर को आवाज लगाता है, ये सामान यहाँ रख दो। आरोही, ये सब क्या है दादाजी? रघुवेंद्र, ये सब तुम्हारा है। ये देखो, ये है पायल। जब मुझे पता चला था कि सागर को एक लड़की हुई है और वो पिता बन गया है, तब मैंने ये तुम्हारे लिए बनवाए थे। और ये देखो, ये झुंझुना, ये मैंने खुद बाजार जाकर तुम्हारे लिए लिया था। मैं रोज सोचता था कि सागर और अपनी बहू पोती को वापस घर ले आऊं, लेकिन हर बार मेरे अहंकार ने मुझे रोक लिया। आरोही, आप पुरानी बातें भूल जाइए। रघुवेंद्र, पुरानी बातें हैं, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे दादाजी बुरे नहीं हैं, बस वो थोड़े बुद्धू हैं। आरोही, आप बहुत अच्छे हैं और मैं आपसे कभी नाराज नहीं थी। माना कि मैं अपनी माँ की मौत का राज पता करने आई थी, लेकिन मैं आप सबके साथ भी रहना चाहती थी। रघुवेंद्र, तुम्हारी माँ एक नेकदिल इंसान थी। उसने हमें अपने बेटे से मिलवाया और इस दुनिया में खुशी लेकर आई थी। और मुझे अफसोस है कि इसी जगह उसके साथ ये सब हुआ। हमने उसके साथ बहुत गलत किया था, लेकिन आज तुमने सही अपराधी को पकड़कर उसकी माँ को इंसाफ दिलाया। आरोही, एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? रघुवेंद्र, तुम कहो तो। आरोही, अगर वो अपराधी गोरखनाथ नहीं बल्कि परिवार से कोई और होता, तो क्या तब भी इसी तरह मेरा साथ देते? रघुवेंद्र, पहले तुम ये सवाल करती तो मेरा जवाब होता नहीं, मैं नहीं करता। लेकिन अब मैं कह सकता हूँ कि मैं तुम्हारा साथ जरूर देता और आगे भी दूंगा। आरोही, दादाजी बात यह है कि आरोही कहते हुए खामोश हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो कहने के लिए आगे बढ़ती है, तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है और उसे देख वो चुप हो जाती है। वर्तमान समय, आरोही और आरब कोठी में बात कर रहे थे। आरोही ने बताया कि कैसे उसका मोबाइल टूट चुका था। आरब, उस तस्वीर में जो भी है, क्या वो सच है? आरोही, हाँ वो सच है। जिस इंसान पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही दगाबाज निकला। आरब, तो फिर तुमने कुछ किया क्यों नहीं? सबको बताया क्यों नहीं? आरोही, क्योंकि आरोही कुछ बोल पाती उससे पहले अचानक से वहाँ किसी की दस्तक हो जाती है। मैं बताती हूँ। अरब और आरोही देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि सुशीला थी। सुशीला को वहां देखकर दोनों खामोश हो गए।
आरब को देखकर साफ पता चल रहा था कि सुशीला को देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। आरब, मुझे तो यकीन नहीं होता आप ऐसी भी हो सकती हैं। कितना भरोसा करते थे हम आप पर। आरब की बात सुन सुशीला मुस्कुराई, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हो। सुशीला, राम बहादुर दरवाजा बंद करो। सुशीला के कहने पर वहां एक आदमी ने दरवाजा बंद कर दिया। सुशीला आरोही की तरफ बढ़ने लगी। ये देख आरब आरोही की ढाल बनकर खड़ा हो गया। आरब, आरोही के पास भी मत आना। सुशीला, डोंट वरी, मैं उसे कुछ नहीं करूंगी, और मुझे कुछ करना होता तो तुम्हारे सामने ये अभी खड़ी नहीं होती। आरब, मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा कि आप इन सब के पीछे हैं। आपने आरोही की माँ को मारा और सारा इल्जाम गोरखनाथ पर लगा दिया। सुशीला, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा ऐसे भड़कना, लेकिन मैंने जो भी किया अपने परिवार की भलाई के लिए किया, और मैं आगे भी अपने परिवार के लिए ये करती रहूंगी। ये बात मैं आरोही को समझा चुकी हूँ, और ये समझ चुकी है। आरब ने आरोही की तरफ देखा। आरोही की आंखों में आंसू थे। आरोही, इन्होंने चंद्रू को किडनैप कर रखा है। आरब, क्या? आरोही, अगर मैंने किसी से कुछ भी कहा, वो उन्हें भी माँ की तरह। सुशीला, मार दूंगी। ये सही कह रही है, मैं ऐसा कर सकती हूँ। आरोही, मेरी माँ के बाद चंद्रू ही है मेरा परिवार। भाई मेरे लिए सब कुछ है। मैं एक और माँ को नहीं खोना चाहती। सुशीला, बड़ी समझदार है मेरी बच्ची, जल्दी समझ गई। अब तुम दोनों वही करोगे जो मैं कहूँगी। राम बहादुर, हमारे जमाई साहब का मोबाइल ले लो और उनके करीबी लोगों को मैसेज कर दो कि यहाँ सब कुछ ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आरब, तुम औरत नहीं डायन हो। सुशीला, तुम मुझे जो चाहे कह सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आरोही को सब कुछ समझा दिया है कि आगे क्या करना है। ये वकूफ़ तो रघुवेंद्र को सब बताने जा रही थी। अच्छा हुआ मैं वक्त पर आ गई थी, वरना ये तो मेरी पोल ही खोल देती। आरब, तुम चाहती क्या हो? सुशीला, मैंने आरोही को साफ बता दिया कि मैं चाहती क्या हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हें भी बता देती हूँ। मुझे तुम लोगों की जान लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस एक हाथ लो और एक हाथ दो। आरब, मतलब? सुशीला, मतलब ये कि मैं चंद्रिका को छोड़ दूंगी। तुम दोनों भी बेंगलोर सही सलामत जा सकते हो। बस तुम्हें तुम्हारे पास जो सबूत हैं वो मुझे देने होंगे। आरोही, जब तक चंद्रू सही सलामत अपने घर नहीं पहुंच जाती, उससे पहले मैं आपको कुछ नहीं देने वाली। सुशीला, कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगी। कल शादी है, यहाँ से बारात निकलने वाली है, लेकिन तुम दोनों उससे पहले ही सबसे विदा लोगे। अब तुम क्या बहाना बनाते हो, ये तुम पर है। यहाँ से निकलने के बाद राम बहादुर तुम दोनों को चंद्रिका से मिलवा देगा। उसके बाद तुम हमें सबूत दे देना, और उसके बाद तुम भी फ्री और मैं भी फ्री। आरब, तुम हमें इतनी आसानी से जाने दोगी? सुशीला, जाने तो नहीं देना चाहिए, लेकिन तुम लोगों के पास सबूत नहीं रहेगा तो कोई भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा, और ये बात तुम अच्छे से जानते हो। इसलिए जब तक तुम दोनों मेरे लिए खतरा नहीं हो, तुम्हें मैं कुछ नहीं करूँगी। आरोही, मुझे नफरत है आपसे। सुशीला, अपना सामान पैक कर लो। कल तक तुम मेरे साथ रहोगी, मेरी निगरानी में, और ये लड़का यहीं रहेगा। राम बहादुर की नज़र तुम पर रहेगी। कोई भी चालाकी की तो अंजाम तुम्हें पता है। सुशीला आरोही को लेकर बाहर निकल ही रही थी कि तभी वहां रघुवेंद्र आ जाता है। रघुवेंद्र, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ सारे मेहमान तुम सबको पूछ रहे हैं। सुशीला, हाँ, वो मैं आरोही को लेने आई हूँ। अब आरब यहाँ आ चुका है, और इन दोनों की शादी अभी तक नहीं हुई है। इन दोनों का साथ में रहना अच्छा नहीं लगता। रघुवेंद्र, तुम सही कह रही हो। राजवीर की शादी निपट जाने के बाद हम इन दोनों की शादी भी करवा देंगे। आरोही, जाओ अपनी दादी के साथ। रघुवेंद्र आरोही से बात कर रहा था, तभी सुशीला अरब को इशारे से रघुवेंद्र के साथ बात करने के लिए कहती है, और मजबूरन उसे सुशीला की बात माननी पड़ती है। अरब, दादाजी, रुकिए ना, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रघुवेंद्र, हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। अरब, वो बात यह है कि मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है, और वो आरोही से मिलना चाहती हैं, इसलिए मैं इसे वापस बेंगलोर ले जाने आया हूँ। रघुवेंद्र, ठीक है, शादी ख़त्म होते ही चले जाना। अरब, हमें कल सुबह ही निकलना होगा, ये एक इमरजेंसी है, हम शादी तक नहीं रुक पाएंगे। रघुवेंद्र, लेकिन ऐसे कैसे? सुशीला, देखिए, आरब की माँ का सवाल है, वो अपनी बहू से मिलना चाहती हैं, हमें ऐसे रोकना नहीं चाहिए। रघुवेंद्र, ठीक है,
अगर ये तुम्हारी माँ की बात नहीं होती तो शायद मैं तुम्हें कभी इजाज़त नहीं देता। राघवेंद्र मान गया। सब लोग हवेली में गए और सब मेहमानों को संभालने लगे। आरव और आरोही सुशीला की निगरानी में थे। सुशीला आरोही को अलग रख रही थी और अपने साथ ही हर जगह घुमा रही थी। इधर राम बहादुर भी आरव को एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ रहा था। आरव के पास उसका मोबाइल भी नहीं था जिससे वो किसी को मदद के लिए बुला सके। पूरा दिन ऐसे ही चला गया। रात को भी उन्हें मिलने का मौका नहीं मिला। आधी रात हो चुकी थी। आरव कमरे में था और राम बहादुर कमरे के बाहर चौकीदारी कर रहा था। आरव की नींद उड़ चुकी थी। वो घर के किसी भी सदस्य पर भरोसा नहीं कर सकता था। उसने देखा कि उसके कमरे के बाथरूम की खिड़की से वो बाहर निकल सकता है। उसने देखा राम बहादुर गहरी नींद में चला गया है। वो दबे पांव बाथरूम में जाकर उस खिड़की से निकलने की कोशिश करता है। बड़ी मुश्किल से वो खिड़की खुलती है और वो बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। वो कोठी से बाहर निकलता है और हवेली की तरफ बढ़ता है। वो उस जगह के नीचे खड़ा जहाँ आरोही का कमरा था। वो ऊपर जाने के लिए जगह ढूंढ रहा था। तभी उसके पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आती है और वो मुड़कर देखता है। सामने सुशीला खड़ी थी। सुशीला, तुम्हारा तरीका बहुत ही बचकाना है। सुशीला आरव के पास आती है और उसके गले पर चाकू रख देती है। तुम अभी बच्चे हो, मुझसे खेलना तुम्हारे लिए भारी पड़ सकता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती? तुम किस तरह के इंसान हो मैं सब जानती हूँ। तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते। मैं कितनी खतरनाक हो सकती हूँ तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। इस चाकू में इतनी धार है, तुम्हारी गर्दन के टुकड़े कर सकती है। सुशीला राम बहादुर के पास जाती है और उसे एक जोरदार तमाचा मारती है। तुम किसी काम के नहीं हो। ये तुम्हारी आंखों के नीचे से यहाँ तक पहुँच गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। उसे लेकर जाओ और सुबह तक अपनी आंखों के सामने बिठा कर रखना। अगर इसने कुछ भी चालाकी की तो वहीं पर मार देना। घर वालों को मैं संभाल लूंगी। और तुम हमारे प्यारे जमाई राजा, तुम्हें आरोही की थोड़ी सी भी चिंता है तो अगली बार ऐसी गलती मत करना। तुम अगर ऐसा सोच रहे हो कि मैं उसकी दादी हूँ तो उसको मैं कुछ नहीं करूँगी तो तुम गलत फहमी में जी रहे हो। मैं अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर छोड़ रही हूँ। सुबह शांति से अपना सामान पैक करके सबसे विदा लो। चलो अब निकलो यहाँ से। सारी नींद खराब कर दी। अब सुबह क्या क्या करेगी बूढ़ी औरत, कोई सोचता ही नहीं है मेरे बारे में। राम बहादुर आरब को अपने साथ वापस ले गया और एक कुर्सी पर बिठा दिया और रस्सी से बांध दिया। सारी रात ऐसे ही गुजर गई। सुबह आरोही और आरब दोनों ही तैयार थे और सारा परिवार उनके सामने खड़ा था। राजवीर, ये क्या बात हुई? मेरी शादी तक तो रुक ही सकते थे ना? ऐसी भी क्या जल्दी थी? कुछ घंटों की तो बात है। आरव, आई एम सॉरी, लेकिन जाना ज़रूरी है। माँ की तबीयत खराब है, लेकिन सब ठीक होते ही हम दोनों फिर आएंगे और तब हम साथ में अच्छा वक्त बिताएंगे। राघवेंद्र मुंह फेर कर खड़ा था और वह अपनी उदासी छुपा रहा था। आरोही उसके पास गई। आरोही, दादाजी, मेरे जाने के बाद आप मुझे याद करेंगे ना? राघवेंद्र, मैं भला क्यों याद करूं तुम्हें? तुम्हें अगर परवाह होती तो तुम जाती ही नहीं। अपने दादाजी से इतने सालों बाद मिली हो और इतनी जल्दी जा रही हो। मुझे बुरा भी नहीं लगेगा क्या? आरोही राघवेंद्र के पास गई और उसे गले से लगा लिया। आरोही, दादाजी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं जब तक पापा के साथ रही थी तब तक वह आपकी ही बात करते थे। वह आपसे भी बहुत प्यार करते थे। उन्होंने आपको कभी गलत नहीं समझा। वह आपसे अलग होकर बहुत दुखी थे, लेकिन मैं उनकी कमी जरूर पूरी करूँगी। हम बहुत जल्द मिलेंगे। सुशीला, अब यह क्या? जाने के वक्त भी कोई रोता है? आरोही, अपनी दादी से नहीं मिलोगी जाने से पहले? तुम्हारी दादी भी तुमसे बहुत प्यार करती हैं। सुशीला आरोही के पास गई और उसे रघुवेंद्र से अलग किया और खुद उसके गले लग गई। सुशीला ने बड़ी कस के आरोही को गले लगाया और उसके कान में फुसफुसाने लगी। और ज़्यादा ड्रामा किया तो उसकी सज़ा तुम्हारी मौसी को भुगतनी पड़ेगी। आरोही सुशीला से अलग हो गई। हमें अब निकलना चाहिए, देर हो रही है। सुशीला, राम बहादुर, दोनों को गाड़ी में एयरपोर्ट छोड़ आओ। इन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सुशीला बड़ी सतर्क थी। उसने बड़ी ही चालाकी से आरब और आरोही को राम बहादुर के साथ हवेली से बाहर भेज दिया। पूजा, राजवीर की बारात निकलने में अभी थोड़ा वक्त है। हम सबको तैयार हो जाना चाहिए। मैं चेक कर लेती हूँ कि शगुन के सामान में कुछ छूट तो नहीं गया ना। घर के सभी लोग अपना अपना काम करने के लिए चले गए।
इधर राम बहादुर आरोही और आरब को अपने साथ ले जा रहा था। आरब, राम बहादुर, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जिसे तुम बहुत ही वफादार हो, लेकिन इस वफादारी ने तुम्हें क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ गुलामी। राम बहादुर, तुम अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप बैठे रहो। आरोही, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? आरब आरोही को इशारे से चुप रहने के लिए कहा। आरब, राम बहादुर, तुम कब तक ऐसी गुलामी करते रहोगे? अंत में तुम्हारा अंजाम भी गोरखनाथ की तरह ही होगा, और वह दो नमूने जरूर तुमने ही उन्हें मारा होगा। एक दिन तुम्हें भी कोई ऐसे ही मार देगा। मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए काम करो। मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ी को कभी काम करने की जरूरत नहीं होगी। एक बार सोचो तो सही। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की भी जी हजूरी नहीं करनी पड़ेगी। आरब की बात सुन राम बहादुर ने अपनी गाड़ी रोक दी और गाड़ी से उतरकर आरब के पास आया, और अचानक उसने अपनी जेब से गन निकालकर उसके सिर पर तान दी। राम बहादुर, कब से देख रहा हूँ तेरी जुबान कैंची की तरह चलती है। तुम्हें क्या लगता है ये सब पैसे के लिए कर रहा हूँ? तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। अब अगर तुमने अपना मुंह खोला तो ये तुम्हारे आखिरी शब्द होंगे। उसके बाद लड़की भी मरेगी। राम बहादुर वापस अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उन्हें एक सुनसान जगह पर ले गया। वह लोग देखते हैं कि वह एक वेयर हाउस है। वो लोग जैसे ही गाड़ी से उतरे, राम बहादुर ने आरब के सिर पर जोर से वार किया और वह बेहोश हो गया। आधे घंटे बाद जब उसे होश आया तो उसका सिर भारी था और आंखों के सामने सब धुंधला नजर आ रहा था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ हिल नहीं रहे थे। उसने देखा वह किसी चीज से बंधा हुआ है। वो हाथ पैर मारने लगा और छूटने की कोशिश करने लगा। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो देखा एक तरफ आरोही को भी बांधा गया था और दूसरी तरफ चंद्रिका को बांधा गया था। आरब, आरोही उठो। आरोही मौसी, चंद्रिका मौसी। आरब आरोही और चंद्रिका को आवाज लगा रहा था, लेकिन वह दोनों ही बेहोश थी। आरब के आवाज लगाने से उन्हें थोड़ा होश आया। आरोही, मेरा सर भारी लग रहा है। आरब, क्या तुम ठीक हो? उसने तुम्हें मारा? आरब, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई ना? आरोही, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन हम इस वक्त कहाँ हैं? आरब, नहीं पता। शायद ये एक वेयर हाउस है। हमें कैद कर दिया गया है। चंद्रिका, आरोही, क्या तुम ठीक हो? सब मेरी गलती है। मेरी वजह से तुम भी यहाँ फंस गए। आरोही, आपकी गलती नहीं है, ये सब कुछ मेरी वजह से है। माँ के कातिल को ढूंढने निकली थी। पता नहीं था कि मेरी वजह से मेरे ही अपनों पर खतरा आ जाएगा और अपने ही दगाबाज निकलेंगे। आरोही की आंखों में आंसू थे। उसे सुशीला के धोखे पर गुस्सा आ रहा था। आरब, तुम चिंता मत करो। मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे ये वादा करता हूँ, तुम्हें यहाँ से सही सलामत लेकर जाऊंगा। आरब आरोही को समझा रहा था कि तभी सुशीला वहां आ जाती है। सुशीला, बहुत ही अच्छे। सच में रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। मौत की कगार पर बैठे हो और इन्हें बचाने की बात कर रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो तड़पना, इतनी उम्मीद तो होनी ही चाहिए, वरना मरने के बाद पछतावा रह जाएगा। आरोही, तुमने हमें बांध के क्यों रखा है? क्या चाहिए तुम्हें? सुशीला, मेरा सर दर्द हो रहा है। सुशीला के कहने पर आरब और आरोही समझ नहीं पाए कि वे क्या करना चाहते हैं। तभी जोर से हंस पड़ी। क्यों, क्या हुआ? हैरान रह गए? मैं कितनी मुश्किलों से सर दर्द का बहाना करके तुमसे मिलने आई हूँ, और तुम हो कि ऐसे फालतू के सवाल कर रहे हो। खैर छोड़ो, अब मैं तुम्हें बता ही देती हूँ कि तुम्हें मैंने बांध कर क्यों रखा है। वह क्या है ना, जब मैं तुम्हें मारूंगी तो तुम्हें यहाँ तो लुढ़कने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चंद्रिका, तुम मुझे एक बार छोड़ो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हें यहीं की यहीं मार दूंगी, बुढ़िया कहीं की। आरोही, आप मेरी दादी हैं, मेरे पापा की माँ, और आप ही ने खुद के बेटे के पूरे परिवार को तबाह कर दिया। क्यों किया आपने ये सब? क्या मिल गया आपको ये सब करके? मेरी माँ तो सब कुछ ठीक करने आई थी ना, तो फिर क्यों मारा उन्हें? सुशीला, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी माँ यहाँ अपनी मर्जी से आई थी? नहीं, वह मेरे बुलाने पर यहाँ आई थी। तुम्हारी माँ ने मेरे बेटे को छीन लिया मुझसे, अपने परिवार से अलग कर दिया। उसकी वजह से मैं अपने बेटे को देखने की तो दूर, उसकी आवाज़ भी नहीं सुन पा रही थी। इसलिए मैंने ठान लिया कि उस रागनी को मेरे बेटे की जिंदगी से बाहर निकाल फेंकूंगी। आरोही, उसके लिए आपने यह रास्ता चुना? क्या यही एक तरीका था उनकी जान लेने का? आप में रहम नाम की कोई चीज है या नहीं? सुशीला, उस पर रहम करना मतलब खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। मैं तंग आ गई थी उससे। मैंने ठान लिया था
कि अपने बेटे को वापस घर लेकर आऊंगी। इसलिए मैंने गोरखनाथ के साथ संदेशा भिजवाया और उसके सामने कितना नाटक करना पड़ा, तब जाकर वह यहाँ वापस आने के लिए मानी। वो यहाँ तो आ गई थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी यहाँ से लाश भी नहीं जा पाएगी। उस वक्त एक रिश्तेदार की यहाँ शादी थी और हम सब तैयार होकर वहाँ जाने वाले थे। सागर अपने काम से बाहर गया था। वह एक हफ्ते तक लौटने नहीं वाला था और यही मेरे लिए अच्छा मौका था। आरोही, रुक जाइए, कुछ मत बोलिए, मैं सुन नहीं पाऊंगी। सुशीला, सुन लो, वरना मरने से पहले तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी माँ के साथ असल में क्या हुआ। उस वक्त मैंने रागनी के ड्रिंक में हल्के नशे की दवा मिलाई थी। उसे हल्का सा चक्कर आने लगा, इसलिए हमने उसे कार में बिठाकर हवेली के लिए रवाना कर दिया। लेकिन वह कार हवेली नहीं पहुंची। आरोही, आपको नहीं पता था ना कि मैं भी उसी कार की डिक्की में थी। हाँ, मैं भी वही थी। जब अचानक से कार रुकी, तब मैंने देखा कि एक सुनसान जंगल था। एक आदमी मेरी माँ को ज़बरदस्ती खींचकर ले जा रहा था। उस डिक्की से निकलने के बाद मैंने उनका पीछा किया। वहाँ बहुत अंधेरा था और मुझे अंधेरे से डर भी लग रहा था। जब मैं उस आदमी का पीछा कर रही थी, तभी मैंने देखा उस आदमी के हाथ में गन थी और उसके निशाने पर मेरी माँ। मैं अपनी माँ के पास जाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे इशारे से छुपने के लिए कहा। मैं बहुत डर गई थी और मैं झाड़ियों में वहीं छुप गई। तभी मैंने देखा कि कैसे पीछे से कोई आता है और मेरी माँ को पीठ पर छुरा घोंपता है और उनके गले को आरोही कहते हुए रो पड़ी। सुशीला, हाँ, वो मैं ही थी। अगर मुझे पता चला होता कि तू भी वही है तो तुम्हें भी तभी मार देती, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन कोई बात नहीं, जो पहले नहीं कर पाई वह मैं तुम्हें अब मार कर करूंगी। सुशीला ने आरोही के आगे गन तान दी। सुशीला गन लेकर खड़ी थी और आरोही उसके निशाने पर थी। सुशीला, मेरी बच्ची, अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि तुम्हें तो खून से डर लगता है ना। आरोही गुस्से से सुशीला को देख रही थी। आरोही, अच्छा हुआ मेरे पापा इस वक्त यहाँ नहीं है, वरना वो ये सहन नहीं कर पाते। सुशीला, मेरा बेटा वो टूट गया था, बहुत ही दुखी हो गया था। मैंने उसकी भलाई के लिए सब किया था, लेकिन उसे सच पता चल गया था। लेकिन उसने मुझे पुलिस के हवाले नहीं किया और हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चला गया। आरोही, पापा को सब कुछ पता था, शायद इसलिए वो मुझसे कभी नज़र नहीं मिला पाए और मुझसे कभी मिलने नहीं आए। वो माँ को लेकर दुखी थे, लेकिन वो अपनी माँ को जेल नहीं भेज पाए। इस बात का उन्हें अफसोस होगा। सुशीला, तुम और तुम्हारे ये दो साथी, अब आखिरी है। तुम्हें मार दूंगी तो सब खत्म हो जाएगा। जब मेरा बेटा ही नहीं है, उसकी बेटी से मुझे कोई लगाव नहीं है। मेरे बेटे को दूर करने में तुम भी उतनी गुनहगार हो जितनी तुम्हारी माँ थी। आरव, रुको, अगर तुमने उसे मार दिया तो तुम बच नहीं पाओगी, क्योंकि पुलिस यहाँ कभी भी आ सकती है। सुशीला, क्या तुम एसीपी गौतम की बात कर रहे हो? कोई बात नहीं, तुम्हें उसकी इतनी याद आ रही है तो मैं तुम्हें उसे यहीं बुला लेती हूँ। सुनो, बाहर आ जाओ। आरव, आरोही और चंद्रिका की आंखें चौड़ी हो गईं जब सामने एसीपी गौतम को देखा। गौतम, हाय गाइस, कैसे हो तुम सब यहाँ? तुम लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं? आरोही, एसीपी गौतम तुम? आरव, कितने सालों बाद मैंने एक पुलिस वाले पर यकीन किया था, लेकिन तुमने तो यकीन भी तोड़ दिया। गौतम, माफ करना, इनके पैसों के आगे तुम्हारा यकीन कोई मायने नहीं रखता। आरोही, तो क्या वह सब नाटक था? मेरे पास आना, मेरी माँ का केस रीओपन करवाना और खूनी का पता लगाना, सब कुछ नाटक था? गौतम, एक्चुअली वो सब सच था। मैं सच में चाहता था कि वह केस ओपन हो और कातिल को सजा मिले, लेकिन केस के आधे तक जाते ही मुझे पता चल गया था कि इन सबके पीछे कौन है, और तभी इन्होंने मुझे 5 करोड़ देने का वादा किया। मैं पूरी जिंदगी काम भी कर लूं तो भी इतना नहीं कमा सकता, इसलिए मैंने हाँ कर दी। लेकिन मैंने तुमसे किया वादा निभाया है। गोरखनाथ भी कातिल था और उसे उसकी सजा मिल गई। आरोही, वो सुसाइड, वो खत, वो सब नकली था? तुम लोगों ने प्लान करके उसका मर्डर किया था? मेरे बस में हो तो तुम्हें अभी इसी वक्त मार देती। गौतम, तुमने सही कहा, वो सब हमने ही किया था, लेकिन इस छोटी सी बात के लिए तुम मुझे मार दोगी? तो तुम जिसे प्यार करती हो उसके साथ क्या करोगी? तुम जानती भी हो वह कौन है। आरोही, तुम्हारा क्या मतलब है? आरब, आरोही, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। गौतम, क्यों, क्या हुआ, डर गए? तुम्हें उसे बता देना चाहिए कि असल में तुम कौन हो। यह शरीफ बनने का नाटक तुम कब तक करोगे? लेकिन कोई बात नहीं,
तुम नहीं बता सकते तो मैं बता देता हूँ। ऐसे आरोही बहुत भोली भाली है जो तुम्हारी जाल में फंस गई, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि ये जिससे तुम इतना प्यार करती हो, जिसके लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो, वह असल में एक गैंगस्टर है। आरोही, क्या बकवास है ये? गौतम, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? तुम बेवकूफ़ हो। ये आदमी एक बहुत ही बुरा इंसान है। मैंने तो सिर्फ रिश्वत ली है, लेकिन उसने कई लोगों को लूटा है, धमकाया है और न जाने कितने लोगों को मारा भी है। आरोही, नहीं, ये झूठ है। मेरा आरव ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन बकवास बातों पर मैं विश्वास कर लूँगी? तुम जैसे लोगों पर मैं कभी विश्वास नहीं करूँगी। तुम एक धोखेबाज हो। गौतम, ठीक है, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, तो मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान से मिलवा दूंगा जिसकी बातों पर तुम जरूर विश्वास करोगी। आरव, यह तुम्हारे लिए एक अच्छा सा सरप्राइज है, जिसे देख तुम्हारी सारी अकड़ ढीली हो जाएगी। तो अब मैं अपने गवाह को लाने जा रहा हूँ। बामुलायजा होशियार मुंबई के खतरनाक डॉन साधु सेठ का स्वागत है हमारे गरीब खाने में। साधु सेठ का नाम सुन आरव हैरान रह जाता है। वहां सबने देखा कि दरवाजे के पास एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था। उसके बाल पके हुए थे। वो बूढ़ा था, लेकिन उसका शरीर मजबूत था। आरव, साधु सेठ तुम? साधु सेठ, आरव, मेरे बच्चे, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। माफ करना, मुझे पार्टी बदलनी पड़ी। वो क्या है ना, तुम अब मरने वाले जो हो। एक छोटा लड़का मुझसे भी तेज और खतरनाक कैसे हो सकता है? मुझे थोड़ा तो बुरा लगेगा ना। आरोही, आरव, ये सब क्या हो रहा है? यह आदमी कौन है? आरव, आरोही, मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन साधु सेठ, अब छोड़ो भी। तुमने बताया या हमने बताया, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तुम अब कुछ ही पल के मेहमान हो। एक काम करते हैं, सुशीला मैडम जी, उस लड़के को आप मार दीजिए। इस लड़की को मैं मार दूंगा। आपका काम भी हो जाएगा और मेरा भी। और ये बची हुई औरत, उसे हमारे एसीपी साहब संभाल लेंगे। साधु सेठ, गौतम और सुशीला तीनों जोर जोर से हंसने लगे। आरब, आरोही, मेरी बात सुनो प्लीज, नाराज मत होना। मैं तुम्हें सब बताना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें खोने से डर गया था। और वैसे भी वो मेरा पास्ट था, उसका मेरे आज से कोई लेना देना नहीं है। आरब की बात सुनकर भी आरोही खामोश थी। वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। सुशीला, चलो बहुत हुआ इमोशनल ड्रामा। तुम्हें मारने से पहले तुमसे वो सबूत भी तो लेने हैं। लाओ, वो डायमंड कहाँ है? सुशीला के पूछने पर भी आरोही चुप थी। उसने एक शब्द नहीं कहा था। गौतम, सोच क्या रही हो? मार दो उसे। वो सबूत इसकी मौत के साथ ही खत्म हो जाएंगे। सुशीला ने अपनी उंगली ट्रिगर पर रखी हुई थी, तभी अचानक से किसी ने उसके सिर पर गन रख दी। उसने देखा वो राम बहादुर था। सुशीला, राम बहादुर, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? हटाओ इस गन को। तुम मेरे लिए काम करते हो। राम बहादुर ने सुशीला से उसकी गन ले ली। राम बहादुर, काम करता था, लेकिन अब से नहीं। तुम्हारे साथ मैंने सालों तक काम किया, और मुझे क्या मिला? ठेंगा। उस एसीपी को 5 करोड़ रुपए, और मुझे क्या दिया? महीने के 20,000 बस। इसलिए अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। कल को मेरे हाथ पांव नहीं चलेंगे तो तुम मुझे कचरे के ढेर की तरह निकाल फेंकोगी। आरब ने मुझे 10 करोड़ देने का वादा किया है, इसलिए आज से मेरी वफादारी आरब के साथ है। राम बहादुर ने आरब को छोड़ दिया। आरब ने चंद्रिका और आरोही को भी आजाद किया। आरब, आरोही, क्या तुम ठीक हो? चलो निकलो यहाँ से। आरोही, मुझे कहीं नहीं जाना। आरब, तुम मजाक कर रही हो। तुम्हें पता है ना, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। आरोही, मजाक तो तुमने बनाया है मेरा। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मुझे अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है। आरब, तुम यहाँ से निकलने के बाद जितना चाहे झगड़ा कर लेना, लेकिन यहाँ नहीं। आरब आरोही को वहां से ले जाने लगा, लेकिन तभी दाएं से गोली की आवाज़ सुनाई पड़ती है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।